हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSCSIP मथन जायसवाल। हम कर रहे हैं गाला का इकोनॉमिक्स, BST, अकाउंट्स, स्टैटिक्स का धमाकेदार रिवीजन। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स गाला के अंदर हमने सेक्शन A, B, C बहुत ही ज्यादा डिटेल मैनर में सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमारे इसके वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और एक और चीज, अगर आपको मालूम नहीं हो तो सेक्शन नंबर B और सेक्शन नंबर C की नोट्स भी मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है। ओ वाओ सर, रियली? हाँ जी, सेक्शन B और C की नोट्स अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके लिंक जाके आप क्लिक कर सकते हो। ये वाले नहीं, मैंने इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, तो वहां पे जरूर से इसको डाउनलोड करना। वो आपको डेफिनेटली बहुत मदद करेगी आपको आंसर को समझने में, चीजों को याद रखने में। तो बेटा जी, आज से हम क्या करेंगे, सेक्शन नंबर D। सेक्शन नंबर D जो रहेगा वो हमारा 3 नंबर का रहेगा। उसमें टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 करने हैं। ठीक है, 10 में से 7 करने हैं, इसलिए 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21 मार्क्स की हमारी तैयारी रहेगी। हमने अप्रोक्सीमेटली हमने A B C मतलब 54 नंबर का कर लिया है, और अभी से हम चालू करेंगे 21 नंबर की तैयारी। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल मैनर के अंदर हम इसको करने वाले हैं, ताकि हमारी तैयारी पूरे 90 पार की हो, क्योंकि स्लोगन क्या है, अब की बार 90 पार। ओके बेटा जी, तो दो चीज है। पहला, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन वो लेंदी आपको ही मदद करेगा चीजों को अंडरस्टैंड करने में। मैं यहाँ पे आपको चीजों को अंडरस्टैंड भी कराऊंगा और साथ साथ आपको याद भी करवा दूंगा। देखना, जब लेक्चर मेरा एंड होगा तब आपको लगेगा यार बहुत मजा भी आया है, एंटरटेनमेंट भी मिला और मेरे को याद भी हो गया, एंटरटेनमेंट मालूम ही नहीं पड़ा। दूसरी चीज क्या, जो मैं नोट्स आपको बताऊंगा, जिसमें से मैं आंसर सॉल्व कराऊंगा, आंसर पढ़ाऊंगा, वो नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खुश ना? अरे चेहरे पे स्माइल करो। हाँ जी, ओके। अगर नोट्स पढ़ के मजा आ रहा हो, लेक्चर सुन के अच्छा रहो, कमेंट में जरूर से लिखो। कमेंट, आपकी जो कमेंट है हमारे दिल को छूते हैं, हमारे को आपकी जो आवाज है, क्योंकि दिस इज अ वर्चुअल कम्युनिकेशन जिसके अंदर आप हमसे लाइव भी नहीं हो, तो इसमें आप हम तक अपनी बात कैसे बता सकते हो, बाय वे ऑफ कमेंट। तो कमेंट में लिखो अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको नोट से बहुत हेल्प हो रही है। हमारी जो नोट्स है, जो आपका BA या तो इकोनॉमिक्स या तो अकाउंट्स या तो स्टेट्स में जो फियर था कि क्या कैसे होगा, क्योंकि क्या होता है, कितनी बार कोई फ्रेंड्स वगैरह एक अच्छा होता है, वो आपको मदद कर देता है, लेकिन जब आपको कोई खास फ्रेंड जो नहीं मदद करता, या तो आप 24 घंटे उसके साथ नहीं सकते, तो कैसे पढ़े? तो वो फियर होता है यार, कैसे तैयारी होगी, कैसे मैं कंसेप्ट लर्न कर पाऊंगा। अगर आपको ये सब जो फियर है, ये प्रॉब्लम दूर हुई है और अब आपको इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है हमारे वीडियो से, तो कमेंट में लिखो कि सर सच में आपके वीडियोस देख के मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया है, मेरी तैयारी अच्छी हुई है, मैं मार्क्स की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़ी है। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं, एक बंदा था हमारे ये, इसने कमेंट में लिखा था कि सर मैं मैम जो अकाउंट्स के पेपर जो सीरीज चला रही है गला के, उसके रितु मैम के, तो उनके कमेंट पे, उनके वीडियो के कमेंट में लिखा था कि मैम आज मेरा टेस्ट था और मैं आपके सारे जो अकाउंट्स के गाला के वीडियोस हैं वो देख के गया था, और मैंने अप्रोक्सीमेटली 85 मार्क्स लेके आया हूँ। अब मैम इतनी खुश हुई कि वाओ क्या बात है। तो बेटा जी, यही होता है, जब आप अपनी खुशी, अपना जो अचीवमेंट है हमको बताते हो, तो हमको भी लगता है कि हाँ सच में दैट्स वी मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ। तो चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, धन टन टन टन। ओके बेटा जी, इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 1 सेक्शन नंबर D, तैयारी 21 नंबर की। ओके, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 7 क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोलता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी कंसीडर व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम ऑफ ग्राफ। बेटा जी, जब हम डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखा जाता है? इसके अंदर फॉलोइंग पॉइंट्स आर एस्पेक्ट टू बी कंसीडर, कौन कौन सी है? पहला, चॉइस ऑफ अ डायग्राम। बेटा जी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग प्रकार के डायग्राम होते हैं, अलग अलग प्रकार के ग्राफ होते हैं, तो उसमें हमको चॉइस करना पड़ता है उस डेटा के हिसाब से। ओके, उस डेटा के हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है। नेक्स्ट, हमको क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब क्लैरिटी मतलब जो हमारा डायग्राम बनेगा, जो हमारा ग्राफ बनेगा, वो नीट और क्लीन होना चाहिए। बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मैंने एग्जाम के ओरिएंटेड से नोट्स बनाई है, जो आपको इजी वे में अंडरस्टैंड हो सके। तो मे भी हो सकता है कहीं कहीं पे मैंने कीवर्ड यूज किए, लेकिन आप ऐसे कीवर्ड यूज मत करना, आप पूरा सेंटेंस ड्राफ्ट करना। ओके,
तो ये किसके लिए, ये आपको फटाफट क्विक रिवीजन हो इसके लिए मैंने वो कीवर्ड्स को यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे वो कैसा होना चाहिए, डायग्राम ग्राफ नीट एंड क्लीन। फिर यहाँ पे प्रॉपर स्केल एंड मेजरमेंट का यूज करो। आपको बताना पड़ेगा कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या बताया है और वाई एक्सिस पे क्या बताया है। तो यहाँ पे आप बताओ एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। नेक्स्ट आता है ये जो हम डायग्राम बनाते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं, तो उसके लिए क्या लेते हैं, एक शेड्यूल लेते हैं। शेड्यूल के अंदर एक बेस वैल्यू होती है, क्या होती है, बेस वैल्यू, और एक वेरिएबल होता है। ठीक है, मतलब बेस मतलब मेरा एक्स एक्सिस और वेरिएबल मतलब मेरा वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो डेटा टेबल क्या है, और ये जो डेटा टेबल है ना, इसका सोर्स क्या है, ताकि जो रीडर है ना, रीडर उसको अंडरस्टैंड हो सके कि भाई ये आपने डेटा कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं है। नेक्स्ट તમારે શું લખવું પડે, તમારે લખવું પડે method of calculating the data, means if there's some method is used, some statistical tool is used, so you have to mention the what method, what tools have you used to derive this value. Okay, so these are the important aspect to be considered while doing a diagram and graph. Next question, explain the determinants of HDI. बेटा जी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई का अगर हमको आपको मालूम होगा ये 0 से 1 के बीच में होता है। अभी इसके डिटरमिनेंट्स कौन से, कैसे हम एचडीआई पे यहाँ पे पहुंचते हैं, तो उसके बेसिकली 3 प्रकार के डिटरमिनेंट्स होते हैं। कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं, पहला होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या बताता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताता है कि भाई हमारी लाइफ क्या होगी। बेटा जी अगर हमारी लाइफ क्या होगी, ज्यादा होती है ना, इसका मतलब मेरी क्या है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। ठीक है, और अगर हमारे यहाँ की अगर लाइफ बहुत कम हुई मतलब वहां पे हेल्थ अच्छी नहीं है। तो ये एचडीआई का पहला डिटरमिनेंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज कंसर्न विद द हेल्थ कंडीशन होता है। हेल्थ कंडीशन मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब कि हम कितना जिएंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ। सपोज हमारे यहाँ के इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 75 ईयर, या तो एज्यूम करते हैं 80 ईयर्स, मतलब हमारे यहाँ के जो लोग हैं नॉर्मली 80 ईयर्स जीते हैं। दैट्स ग्रेट। ओके, तो अगर सपोज कोई कंट्री है जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर लेस देन 50 इयर्स है, मतलब वो क्या है, अनहेल्दी है। अगर कोई कंट्री है जिसके वहां पे हायर लाइफ है, मतलब वो कंट्री कैसी है, वो कंट्री की हेल्थ बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के ऑन एन एवरेज कितना एज है, 68 इयर्स की एज बोली गई है। और ये जो 60 इयर्स है, मतलब जितना हमारा एज फैक्टर ज्यादा होगा वो बताता है सोशल प्रोग्रेस को, कि हम सोशली बहुत अच्छे हैं। ओके, तो ये क्या था एचटीआई में, पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा नॉलेज इज कंसर्न विद द एजुकेशन, कि हमारे यहाँ का एजुकेशन जितना ज्यादा एजुकेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उतना ज्यादा हम और ग्रो करते हैं, उतना ज्यादा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एज ग्रुप किससे रिलेटेड होता है, ये एडल्ट लिटरेसी रेट इन अ पर्सन इज कैलकुलेट किया जाता है, किसके अंदर, एडल्ट लिटरेट के, हमारे जो एडल्ट हैं वो कितने लिटरेट है। ये जनरली इन द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर और अबो का आता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कितना स्कूलिंग होना चाहिए और कितना है, एक्सपेक्टेड नंबर एंड एक्चुअल, उसको निकालते हैं और फिर उसका बीच में गैप फाइंड आउट करते हैं, और यही गैप हमको डिराइव करता है, और यही गैप बताता है कि हमारे यहाँ का लिटरेसी कैसा है। ओके, अगर ये क्या होगा, हायर स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज गिव सोशल प्रोग्रेस। सेम टू सेम यहाँ पे भी थी, जितना हेल्थ अच्छा उतना सोशल प्रोग्रेस अच्छा। वैसे ही जितना ज्यादा हम लिटरेट रहेंगे उतना ज्यादा ही सोशल प्रोग्रेस करेंगे। ओके, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, एजुकेशन में हमने देख लिया एडल्ट में हमने देखा 15, यहाँ पे हम एक्चुअल और एक्सपेक्टेड और उसका गैप फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे लिटरेसी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। लिटरेसी रेशियो क्या बताता है, सोशल प्रोग्रेस को बताता है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेटा जी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अपना सपना मनी। तो जेब में है तेरे 100, खाने का है चिकन करी। ओ आई डोंट सपोर्ट एनी नॉलेज। एक गाना है, खाने का है चिकन करी, उसको मांगता पति हरी, जेब में तेरे 10 रुपया, काले नहीं पीले कड़ी और खाले भजिया। मतलब बेटा जी कि तेरे को खाने का है चिकन करी, उसको मांगता 100 रुपया और तेरे पास सिर्फ 10 रुपए, तो बेटा जी ये कहां से मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो क्या कर, कड़ी और भजिया खा ले। ओके, तो ये एक जस्ट गाना है, डोंट मतलब उससे कनेक्ट नहीं करना हमको।
चलो, बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ, कि जब हमारे पास क्या होता है, पैसे ज्यादा होते हैं ना, तो हम हमारी डिमांड ज्यादा करेंगे। यस, हम अच्छी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सकेंगे। यस, लेकिन अगर हमारे पास पैसा कम होगा, क्या हम डिमांड कर सकेंगे? नहीं। क्या हम अच्छी लाइफ जी सकेंगे? नहीं, हम बैड लाइफ जिएंगे। ठीक है, मतलब पुअर लाइफ जिएंगे। तो यही तो बताता है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये बताता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करेगा कि मेरी पर कैपिटा इनकम कैसी कितनी है। पर कैपिटा इनकम मतलब हमारे जो देश, हमारी जो कंट्री है, उसमें ऑन एन एवरेज लोग कितना कमा रहे हैं, उसी को बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। अगर गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर। और ये इनकम कैसे निकाला जाएगा? फॉर दिस इनकम इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग पर कैपिटा इनकम। सिंपल है। ओके जी। तो ये एचडीआई का डिटरमिनेंट्स में तीन चीज हमने देखी। कौन सी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसको बताएगी? हेल्थ को बताएगी। एक हायर हेल्थ मतलब गुड प्रोग्रेस होती है। एजुकेशन नॉलेज का मतलब एजुकेशन, और एजुकेशन किसका देखना है? 15 ईयर और वो। जितना ज्यादा हम एजुकेटेड होंगे उतना ही ज्यादा हम क्या होते हैं? सोशल प्रोग्रेस होते हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ देखो, यहाँ पे सोशल प्रोग्रेस को तो कंसिडर किया ही है इसने, सोशल प्रोग्रेस को तो कंसीडर किया इसने। एक और चीज को लिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर, मतलब इसने मॉनेटरी थिंग्स को भी कंसीडर किया है। ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। पीक्यूएलआई में इसने वो इंडेक्स को कंपेयर नहीं किया था, लेकिन इसके अंदर इसने इनकम को भी कंसीडर किया। इसलिए ये जो होता है ना, मेरा जो एचडीआई वो क्या है, वो ज्यादा बेहतर इंडिकेटर है एज कंपेयर टू पीक्यूएलआई, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। नहीं मालूम पड़ा, कोई बात नहीं, आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। बेटा जी एक बात बता दो, मैं आपको, वैसे तो आपको मालूम ही है हर एक क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आया, मैंने इवन वो चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है, और कितने में, कौन से चैप्टर में से कितना आता है वो भी लिखा हुआ है, तो आपको वो भी हेल्प करेगा हर एक चैप्टर को इजीली अंडरस्टैंड करने में। ओके जी, ओके। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फर्क है? तो बेटा जी ये मैंने यानी 6 लिखा है, हम 6 बताएंगे। ओके, दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या बताना है? आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बताना है, और उसका यहाँ पे डिटेल देने का है। ठीक है, कभी भी ये मैं वापस बता दूं, ये नोट्स एग्जाम के क्विक रिवीजन के लिए बनाई है, इसलिए ये शॉर्ट वर्ड मैंने यूज किया, लेकिन आप ऐसा शॉर्ट वर्ड मत यूज करना, वरना भले आपने 6 पॉइंट की जगह 8 पॉइंट लिखे होंगे, लेकिन वो आपको क्या नंबर देगा? 2 नंबर दे देगा, डेट नंबर दे देगा। ऐसे मत लिखना, इसको फुल सेंटेंस लिखो। हाँ, कीवर्ड ये होने चाहिए, आपके कीवर्ड यही होने चाहिए, लेकिन उसको सेंटेंस में लिख दो बस। तो डिटेल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डायग्राम बनाते नॉट रिक्वायर, ग्राफ बनाते हुए रिक्वायर। फिर यहाँ पे किस प्रकार का डायग्राम यूज होता है? डिस्क्रीट, यहाँ पे क्या होता है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हाँ जी डायग्राम है, ये नहीं है। यहाँ पे ले पर्सन, यहाँ पे इजीली, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इसलिए वो इजीली अंडरस्टैंड करेगा, यहाँ पे वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। डायग्राम इज यूज कौन करता है? तीन प्रकार के लोग करते हैं, एजेंसीज करे, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज करे, गवर्नमेंट करे एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन करे। यहाँ पे कौन यूज कर रहा है? रिसर्चर्स एंड एजुकेशनिस्ट यूज करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट पर्पस क्या है? यहाँ पे ये जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करती है टू ड्रॉ अटेंशन के लिए करती है, गवर्नमेंट करती है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू स्प्रेड द अवेयरनेस करती है। ठीक है, यहाँ पे ये होता ही नहीं है लोगों के लिए, ये रिसर्चर्स खुद की सेल्फ स्टडी के लिए करते हैं, तो दे आर नॉट यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, तो ये क्या था? ये हमारा था डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, explain any 3 indicator of poverty। poverty के 3 इंडिकेटर क्या है? सिंपल, ड्रिंकिंग वाटर। बेटा जी अगर देखो ड्रिंकिंग वाटर अगर देखो ड्रिंकिंग वाटर अगर प्योर नहीं मिलेगा, बहुत सारी बीमारी से जूझेगा, तो काम कम करेगा, हॉस्पिटल में ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे वहां पे क्या होगा? हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे, तेरी जो इनकम होती है ना उसका मेजर पोर्शन कहां चले जाएगा? हॉस्पिटल डॉक्टर की जेब में चला जाएगा, तो तू पुअर क्या होगा? अगर तू करोड़पति भी होगा तो क्या आ जाएगा? रोड पे आ जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए? ड्रिंकिंग वाटर हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे हेल्थ इज कनेक्टेड विद द किससे? ड्रिंकिंग वाटर से एंड फैसिलिटी ऑफ क्लीनलीनेस। अगर ये नहीं होगा, एब्सेंस होगा, तो क्या होगा? वाटर बॉर्न डिजीज होगी, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी और ज्यादा सीवियर होती जाएगी। हमारे अगर इंडिया की बात की जाए ना, इंडिया की 63.3% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर कैसे? थ्रू ट्रीटेड सोर्स से मिलता है। बाकी का क्या? ओके,
तो ये है ड्रिंकिंग वाटर। तो ये ड्रिंकिंग वाटर इज वन ऑफ द रीजन फॉर पॉवर्टी। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टॉयलेट। बेटा जी टॉयलेट हमारे यहाँ पे अगर इंडिया की बात की जाए 2011 के सेंसस की 70% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, विलेज में, और उनको अभी भी टॉयलेट के लिए ओपन में जाना पड़ता है। ओके, ड्यू टू द लेक ऑफ क्लीननेस, अगर क्लीननेस नहीं होगी तो क्या होगी, बीमारियां फैलेगी, वाटर बॉर्न एंड कॉन्टेजियस डिसीज फैलेगी। हमारे यहाँ के घरों की बात की जाए 60%, 66% टॉयलेट्स क्या है, ओनली 66% ऑफ द टॉयलेट एंड 34% यूज क्या करते हैं, कॉमन टॉयलेट। मतलब 66 के खुद के प्राइवेट टॉयलेट्स होते हैं, 34% के कॉमन टॉयलेट होते हैं। पुअर अनहाइजीन, जिससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी एंड इंक्रीज पुअर्टी। अगर हाइजीन नहीं होगी, साफ सफाई नहीं होगी, तो क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी एंड हमारा पॉवर्टी भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ड्रिंकिंग वाटर नहीं होना, टॉयलेट की कमी होना एंड हाउसिंग। हाउसिंग क्या होता है, लोगों के पास पूरा मकान नहीं होता, ढंग के मकान नहीं होते, जितने लोग हैं उसके हिसाब से नहीं होते, जिसके कारण क्या होता है, अगर उनके पास प्योर मकान नहीं है तो वो कहाँ रहेंगे, वो लेंगे लिव इन हर्टमेंट के अंदर, स्लम्स के अंदर। उससे क्या होगा, उससे बीमारियां फैलेगी, क्योंकि यहाँ पे हर्टमेंट और स्लम्स के अंदर उनको बहुत ज्यादा रोग हो सकते हैं, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, वैसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। लेक ऑफ हाउसेस जो होती है ना, वहां पे लेक ऑफ हाउसेस मतलब क्या, खाली घर होना वो सही नहीं, घर के अंदर क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमारा दूसरी फैसिलिटीज भी हमारे होनी चाहिए। दिस फैसिलिटी डिसाइड द लेवल ऑफ पॉवर्टी। अगर हमारे घर में ये सारी फैसिलिटीज है, इसका मतलब वी आर नॉट पुअर, बट हमारे यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, वी आर सेड टू बी पुअर। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पे सिर्फ वन रूम फैसिलिटी है, कितनी, वन रूम फैसिलिटी। दिस इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ टू मेजर द पुअर्टी। तो कितने लोग एक रूम मकान में रह रहे हैं वो बताता है कॉजेज ऑफ पुअर्टी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा एक्सप्लेन एनी 3 इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी। तो पुअर्टी के 3 इंडिकेटर हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द व्हाट इज मीन बाय महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मगनरेगा। क्या बोलते हैं, मगनरेगा। बेटा जी पहले इसका नाम था नरेगा, क्या था, नरेगा। उसका बाद में नाम चेंज करके 2009 में उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, मगनरेगा। मगनरेगा के अंदर क्या किया जाता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयमेंट देना, किसको, रूरल पीपल को, किसको, रूरल पीपल को, ठीक है, एंड रिसाइडिंग एंड द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो हर एक के अंदर फटाफट एक बार इसके एकदम मस्त चकाचक तरीके से याद करूंगा। ये क्या करना, मगनरेगा। पहला क्या था, नरेगा, उसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, मगनरेगा। कब हुआ, 2009 के अंदर। बेसिक पर्पस क्या है, एम्प्लॉयमेंट देना, किसको, रूरल पीपल, जहां कहां पे रहते हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री। ठीक है, यहां पे हम एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे, हर एक घर में से 5-5, 6-6 लोग नहीं, एटलीस्ट 1, क्योंकि अगर ज्यादा की, अगर कम ही लोग चाहिए तो बोले कि नहीं, हर एक फैमिली में से मिनिमम 1 लोगों को लेंगे। अगर ज्यादा की रिक्वायरमेंट हुई तो हम हायर करेंगे, लेकिन अभी तो आपको किसको मिलेगा, 1 लोगों को मिलेगा। कितने दिन का, 365 के लिए नहीं, आपको मिलेगा वो भी क्या, कितने दिन का, 100 डेज का। मतलब हम आपको 100 डेज का तो क्या देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे ही देंगे। इसमें भी क्या होगा, 1/3 रिजर्वेशन किसके लिए रखी जाएगी, फीमेल के लिए। 1/3 रिजर्वेशन फीमेल के लिए रखी जाएगी। मिनिमम वेजेस आपको दिया जाएगा। ठीक है, और एक और चीज है, ये अगर आप बोल के सर मैं यहाँ पे रहता हूँ और आप मेरे को 100 किलोमीटर दूर हो गया तो मैं कैसे जाऊंगा, तो बोले नहीं, आपको आपके 5 किलोमीटर, मतलब आपका जो घर का रेसिडेंस है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में ही आपको क्या मिलेगा, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, अगर हम आपको 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर कहीं भेजना है तो हम आपको एक्स्ट्रा 10% वेजेस भी देंगे। ठीक है बेटा जी, तो ये किसके बारे में था, ये था मगनरेगा के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। बेटा जी पॉपुलेशन कंट्रोल की 3 मेथड कौन कौन सी है। सबसे पहला होता है मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस, मतलब बड़े लेवल पे एजुकेशन देना एंड अवेयरनेस फैलाना। एक मैं चीज आपको बता दूं, ये जो है ना, ये जो पॉपुलेशन का बढ़ना, ये हमारी कंट्री नहीं, हर एक कंट्री के लिए प्रॉब्लम का इश्यू होता है।
मतलब मेजर प्रॉब्लम होती है कि अगर कंट्री की अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाए लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं बढ़ता ना, तो बेरोजगारी बढ़ती है, और बेरोजगारी बढ़ेगी, पुअर्टी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पुअर्टी बढ़ेगी, देश के अंदर झगड़े होंगे, लोग एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, चोरी करेंगे। तो हमारा यही ट्राई होना चाहिए, हमको हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ानी चाहिए। एक और चीज बता दो, चाइना चाइना की बात करूं ना, अप्रोक्सीमेटली उसको 1970s 1980s के अंदर, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 70s 78 और 80 के दौरान ही मालूम पड़ेगा कि चाइना बहुत ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन में बढ़ रहा है। उसने उस वक्त, आप सोच नहीं सकते, उस वक्त उसने एक पॉलिसी लाई थी जिसका नाम है वन चाइल्ड पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी लाई थी? वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दे सकते हो, और अगर आप एक से ज्यादा बच्चे को जन्म दोगे तो आपको वो अधिकार, सारे अधिकार उस बच्चे को नहीं मिलेंगे। और उससे उससे ये हुआ कि चाइना की जो पॉपुलेशन है बहुत कम होने लगी। बेटा जी, अगर जब पॉपुलेशन, खाली आउट ऑफ द सिलेबस में आपको खाली समझा रहा हूँ कि जब पॉपुलेशन धीमे धीमे कम होने लगती है और देश की प्रगति बढ़ने लगती है, तो जो जो लोग हैं ना, उनका डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज मिलती है, उनको सारी एमिनिटीज मिलती है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाती है। तो क्या है, हमको हमारी पॉपुलेशन को ज्यादा तेजी से बढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो 3 मेथड ऑफ पॉपुलेशन कौन कौन सी है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करती है, यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर जोड़ देती है। तो यहाँ पे कौन कौन से 3 वेज है। पहला, एजुकेशन के थ्रू, मतलब हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे एजुकेशन के थ्रू, बताएंगे कि भाई पॉपुलेशन और उसका महत्व क्या है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेलीकास्ट थ्रू, विजुअल मीडिया के थ्रू बताएंगे। हम यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, एक्सपर्ट लेक्चर वगैरह अरेंज करेंगे, अवेयरनेस वगैरह में फैलाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे गेम खिलाएंगे, मीम्स बनाएंगे एंड सॉन्ग्स वगैरह भी चलाएंगे। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, हम क्या बनाएंगे, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी बताएंगे। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर ये बताया जाएगा कि भाई जो बच्चे होते हैं उनको मालूम नहीं होता कि बच्चे कितने कितने होने चाहिए। आपकी इनकम को ध्यान में रख के बच्चे क्या होते, जो शादीशुदा लोग क्या होते हैं, अपनी इनकम को ध्यान में नहीं रख के बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर बाद में रियलाइज होता है यार इसकी फीस कैसे पे करूं, उसका उसका स्कूलिंग का क्या करने का, इसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलेगा, ये इसको घूमने जाना उसका खर्चा कहां से लेंगे। और फिर वो पूरे जिंदगी, माँ बाप भी एकदम ट्रबल में जीते हैं, बच्चे भी एकदम कंजूसी में जीते हैं, एकदम गरीबी में जीते हैं। तो बेटर है जब भी आप कुछ ऐसा, अभी नहीं, अभी तो आपकी एज है, अभी तो वो हमको किस पे, हमारी स्टडी, पढ़ लिख के हमको एक बड़ा अच्छा नागरिक बनना है, हमारे को हमारी लाइफ में एक अच्छा सुधार लाने का है, हमारा इतनी इनकम हो कि हमको कुछ भी अपने मन को मारना ना पड़े। ठीक है, और हमारी इनकम ऐसी हो कि हम अपने खुद के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे बीवी, हमारे बच्चों की लाइफ में एक अच्छा सुधार लाए, उनको एक अच्छी सारी फैसिलिटीज दे, ये हमारा ट्राई होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यही सब चीज क्या है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के थ्रू समझाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे टू मेक द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मोर इफेक्टिव अलोंग विद द पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाती है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज दी जाती है, इंसेंटिव्स वगैरह भी दिए जाते हैं ताकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से ना बढ़े। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मतलब ऐसी चीजें जो क्या करती है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करती है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह को भी इजीली आपको अवेलेबल करवाना एट अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर। ओके, नेक्स्ट, इंक्रीज इन द एज ऑफ मैरिज। बेटा ये क्या होता है, जो अगर 18 टू 30 तक की जो एज होती है ना, अभी तो 18 टू 30 तक की एज होती है, उसके अंदर एक लेडीज के अंदर फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत ज्यादा होती है, जिससे क्या होता है, उससे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। इसलिए वो क्या करते हैं कि यहाँ पे एज ऑफ मैरिज को राइज कर देते हैं ताकि क्या हो, वो उतनी ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन ना बढ़े। ओके, इंक्रीज इन द एज ऑफ द मैरिज एंड राइजिंग द स्टेटस ऑफ अ वुमन। जितनी वुमन, अगर आप लेडीज हो तो ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आपको भी समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, द वैल्यू ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि बच्चों को तो आप ही को पालना है। तो यहाँ पे बेटा, इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज एंड राइजिंग द स्टेटस ऑफ वुमन बाय रेजिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज पर्टिकुलरली फॉर वुमन, उससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा चाइल्ड बर्थ का। ठीक है, इफ द वुमन का भी स्टेटस हम रेज कर दे तो यहाँ पे उसका स्टेटस किसकी तरह कर दे, मैन की तरफ। तो इफ द इक्वल अपॉर्चुनिटी उसको भी मिले तो क्या होगा, एजुकेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एंड सच वुमन विल कंट्रोल द फैमिली साइज। ओके,
तो मैं वह सारी आपकी जो मम्मियाँ हैं उसको सैल्यूट करता हूँ जो घर का काम भी कर रही है और अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बाहर जाके सेल्फ एम्प्लॉयड भी है। भले वो जॉब में जा रहे हैं, खुद का बिजनेस में जा रहे हैं, लेकिन दैट्स ग्रेट। ओके, क्योंकि एक बीइंग अ लेडीज के लिए बहुत मुश्किल होता है घर को देखना, बच्चों को देखना और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए उनकी फैमिली को अर्न करने में उनकी हेल्प भी करना, तो दैट्स गुड थिंग। ओके, तो ये क्या था, ये था हमारा 3 मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, एनी 3 पूछे थे हम, इसलिए ज्यादा इसमें नहीं लिख रहे। मल्टी क्रॉपिंग, बेटा जी मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टी क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब फार्मर अपना जो लैंड एरिया है उसमें एक से ज्यादा की क्रॉपिंग करता है, एक से ज्यादा का क्या करेगा, फसल उगाएगा, तो उसी को बुलाया जाता है मल्टी क्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप ऑन द कल्टिवेटेड लैंड एरिया, जब मल्टी क्रॉपिंग मतलब क्या होता है, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन अ वन ईयर, उसी को बोला जाता है मल्टी क्रॉपिंग। ठीक है, यहां पे बेटा जी 2 प्रकार के क्रॉप होते हैं, एक होता है फूड ग्रेन्स, एक होता है नॉन फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स क्या होता है, जैसे हमारा व्हीट, राइस, कॉर्न, सोया, हम खाने में यूज ले रहे हैं। नॉन फूड ग्रेन्स कैसे होते हैं, जो हमारे फैक्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे कि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल सीड, ग्राउंड नट, सीसन, केस्टर, सोयाबीन, लिंसीड, सनफ्लावर, ये सब सारी चीजें। तो ये क्या है, शुगर कैन है, रबर है, कॉटन, जूट, ये सारी चीज क्या है, इसको हम बोलते हैं कैश क्रॉप। क्यों 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 हम मल्टी क्रॉपिंग करें? बोलो बोलो बोलो, क्यों हम मल्टी क्रॉपिंग करें? बेटा मल्टी क्रॉपिंग करने से फार्मर तेको ही फायदा होगा मेरे जेठालाल। क्यों? क्योंकि बेटा जी अगर तेरे पास टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर मतलब क्या, अगर तेरे पास है क्या, तेरे पास है सॉइल है, गुड सॉइल है, तेरे पास जो जमीन है बहुत ही बढ़िया है, क्लाइमेट तेरे वहां का बहुत अच्छा है, रेनफॉल हो रही है, इरिगेशन फैसिलिटीज मिल रही है, सीड्स वगैरह अच्छे हैं, फर्टिलाइजर अच्छे हैं, तेरे पास मॉडर्न मशीनरी है, ट्रक्स है, ट्रैक्टर है, स्प्रिंकलर है, बहुत सारी मशीन है, और तेरे पास पैसे हैं, लोन की फैसिलिटी है, तो क्यों 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 तो सिर्फ थोड़ा सा काम करता है, इतने बड़े एरिया के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज की खेती कर। उससे क्या होगा कि एक फसल अगर बर्बाद भी हो गई तो बाकी की जो चीज है वो देखो क्या करेगी, बर्बाद नहीं होने देगी। तो यहाँ पे इसलिए मल्टी क्रॉपिंग हमारा पॉसिबल हो जाता है जब हमारे पास क्या हो, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो। तो बीइंग अ फार्मर के पास अगर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, ऐसी सारी चीजें अवेलेबल है, तो उसको हमेशा मल्टी क्रॉपिंग में ही जाना चाहिए। मल्टी क्रॉपिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब क्या, अगर वो मल्टी क्रॉपिंग करेगा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, उसकी इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। मल्टी क्रॉपिंग करना चाहिए कि नहीं, यस। दूसरा, उसके पास अगर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है तो क्यों मैं दो, अगर मेरे पास अगर इंस्ट्रूमेंट्स है, मेरे खरीदे हुए इंस्ट्रूमेंट्स, मेरे पास ट्रैक्टर है, और ये जो ट्रैक्टर है ना, ये जो लैंड है इसके अंदर ये ट्रैक्टर सिर्फ 2 घंटे यूज हो रहा है, तो बेटा जी क्यों मैं इस ट्रैक्टर को बाकी के 8 घंटे सड़ा के रखूं, वैसे भी ये तो मेरा ये पैसा तो दे चुका हूं, तो इसको क्यों ना अच्छे से वसूल किया जाए। ठीक है, तो व्हेन अ फार्मर हैव अ प्लाव, ट्रैक्टर, पाम, अदर टूल्स, तो दे कैन प्रिपेयर द लैंड क्विकली एंड ग्रो अदर क्रॉप्स। नेक्स्ट है साइज ऑफ अ फॉर्म। अगर तेरे पास बड़ी साइज है ना मेरे ढोकले, अगर तेरे पास बड़ी साइज है ना, लार्ज साइज, तो लैंड को डिवाइड कर अलग अलग भाग में और उस पे अलग अलग क्रॉप को क्यों नहीं उगाता तू, इतनी समझ नहीं है क्या तेरे को। फिर नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंश्योरेंस। जब कंपनी तेको प्रोटेक्शन दे रही है इंश्योरेंस का कि भाई तू उगा तेरी फसल बर्बाद जाएगी, मैं बैठा हूं, तेको इंश्योरेंस प्रीमियम, तू मेरे को खाली प्रीमियम ले, थोड़ा सा मामूली सा इंश्योरेंस का प्रीमियम दे और तेरा पूरा रिस्क मुझको दे दे। ठीक है, तो अगर तू अपना पूरा रिस्क मेरे को दे देगा, मेरे को मतलब इंश्योरेंस कंपनी को दे देगा, तो क्या होगा, अगर तेरी फसल बर्बाद भी हो गई ना तो भी तेरे को टेंशन नको रे, टेंशन नको रे, टेंशन नको रे मतलब टेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका पूरा हर्जाना कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो जब तेरे पास इंश्योरेंस की फैसिलिटी है तो मल्टी क्रॉपिंग क्यों नहीं करता। टेन्योर, जब अगर सपोज तूने अगर तेरे पास जमीन नहीं है कोई बात नहीं, तूने अगर रेंट पे ली है, रेंट तो तेरे को वैसे भी पे करना है, तो फिर वो रेंट अगर तेरे को वैसे भी पे करना है तो क्यों 1-2 घंटा ही मेहनत कर, उसको जमीन के ऊपर 10 घंटा मेहनत कर, 12 घंटा मेहनत कर और ज्यादा से ज्यादा फसल उगा और उसको बेच और उससे कमा और अपने लिए एक अच्छी सी लैंड खरीद।
क्यों? किराए के लैंड पे काम कर रहा है। तो बेटा जी यही फायदा होता है, इकोनॉमिक फैक्टर यही फायदे होते हैं जिससे क्या करते हैं हम मल्टी क्रॉपिंग करते हैं। कौन कौन से फायदे होंगे? हमारी इनकम बढ़ती है, हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट्स का सही यूज होता है, साइज ऑफ अ फॉर्म बड़ी होती है, उसको डिवाइड करके हम उसको अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं, इंश्योरेंस वगैरह का हम फायदा ले सकते हैं, और टेन्योर अगर हमने लिया हुआ है, टेन्योर मतलब रेंट पे लिया हुआ है, तो उसको भी हम लैंड को अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो बेटा जी यही फायदे होते हैं किसके? मल्टी क्रॉपिंग। तो मल्टी क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? तो इसका मीनिंग आ गया, मल्टी क्रॉपिंग में हम कौन कौन सी कर सकते हैं? प्रकार की क्रॉप उगा सकते हैं, एक फूड ग्रेन्स और एक नॉन फूड ग्रेन्स, जिसको कैश क्रॉप भी बोलते हैं। और इसके रीजन क्या है क्यों हम मल्टी क्रॉपिंग करें? तो इसके दो रीजन है। पहला है कौन सा? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कि अब आपके पास सारी फैसिलिटीज है तो उसका फायदा उठाओ, और दूसरा होता है इकोनॉमिक फैक्टर, कि आपको क्या होगा? आप ही को फायदा होगा, आप ही का प्रॉफिट बढ़ेगा, आप ही की इनकम बढ़ेगी, आप ही को क्या मिलेगा? सब कुछ बेनिफिट इसका मिलेगा, आप ही का इंस्ट्रूमेंट्स का अच्छे से यूज हो पाएगा, आपकी साइज ऑफ फॉर्म, आपकी साइज ऑफ फॉर्म को भी आप अच्छे से यूज कर पाओगे, इंश्योरेंस लेके आप अपने रिस्क को भी बांट सकते हैं, और टेन्योर का जो लैंड रेंट पे लिए तो उसका भी अच्छे से रेंट वसूल कर सकते हैं। वसूल करना मतलब आपने जो रेंट दिया है उसके सामने आप इनकम बढ़ा के अपने रेंट की जो खर्चा है उसको कम कर सकते हो। ओके जी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एक्सचेंज रेट। बेटा जी एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट मतलब एक डॉलर के बदले कितने रुपए देने होंगे। अगर मेरे को सपोज डॉलर की रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है? डॉलर की। मैं बोलूंगा भाई कितने एक मेरे को कितने डॉलर चाहिए? वन डॉलर चाहिए, तो इसके कितने देने पड़ेंगे? अभी हाल फिलहाल रेट चल रहा है 91 रुपीज। कितना? 91 रुपीज। हाँ जी, डॉलर का भाव बढ़ गया है, बहुत ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे बेटा जी क्या होता है कि हमको एक डॉलर के सामने कितने रुपए देने होते हैं, उसी को बोला जाता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट मतलब बेसिकली क्या हुआ? ये डॉलर भी हो सकता है, पाउंड भी हो सकता है, ये डॉलर भी हो सकता है, पाउंड भी हो सकता है, यूरो हो सकता है, वो मतलब कोई भी कंट्री की जो करेंसी अगर मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूंगा? उसको खरीदूंगा, उसी का कितने रुपए देके खरीदूंगा उसी को बोला जाता है एक्सचेंज रेट। उल्टा भी ले लो, मेरे पास सपोज मेरे पास डॉलर है, मैंने एक्सपोर्ट किया था, मेरे पास डॉलर है, मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को ये मेरी आरबीआई और मैं हूँ एमजे सर, तो ये मैं हूँ एमजे सर, मैंने कुछ चीज को एक्सपोर्ट किया था, मेरे पास डॉलर आए थे, डॉलर को मैं आरबीआई को दिया, आरबीआई ने मेरे को रुपए दे दिया, किस रेट पे देगी उसी को बोला जाता है एक्सचेंज रेट। ओके जी, ओके ओके। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट का मतलब होता है, एक मिनट, एक्सचेंज रेट मतलब करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, जैसे ये एक्सचेंज रेट हो गया, तो $1 इज इक्वल टू 82, मतलब हमको अगर $1 परचेस करना है तो 82 रुपीज देने पड़ेंगे। बेटा जी अगर एक्सचेंज रेट राइज होता है, 82 था, अगर 82 का क्या हो जाता है? 90 रुपीज पर डॉलर हो जाता है। ठीक है, एक्सचेंज रेट का बढ़ना मतलब हमारी करेंसी का क्या होना? डिक्रीज होना। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द इंडियन करेंसी हैज बीन डिक्लाइन। तो याद रखना, कभी भी याद रखना इस चीज को आप बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। देख बेटा जी, यहाँ पे 80 रुपीज पर डॉलर है ना, मतलब मेरे को $1 खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ते थे। हाउ मच आई हैव टू गिव? तो यहाँ पे आई हैव टू गिव ₹80 टू बाय $1। लेकिन अगर यही एक्सचेंज रेट बढ़ के कितना हो जाता है? 85 रुपीज पर डॉलर। तो अब मेरे को कितने देना पड़ेगा? अब मेरे को 5 रुपीज मोर देने पड़ेंगे। आई हैव टू पे 5 रुपीज मोर। तो बोलो, अब यहाँ पे समझे ना, अब जब भी क्या होता है एक्सचेंज रेट बढ़ता है ना, दैट मीन्स ये जो रुपीज है ना ये कमजोर हुआ। क्या हुआ? वीक हुआ। तो अगर एक्सचेंज रेट का बढ़ा 80 टू 85, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ा मतलब इंडियन करेंसी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। उल्टा उल्टा क्या है? अगर 85 रुपीज था, 85 रुपीज का कितना हो गया? 80, सपोज 85 88 रुपीज ले लो, 88 रुपीज का 80 रुपीज हो गया, तो उसमें हम क्या होगा? ये कम हुआ है इंडियन का रेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन द इंडियन वैल्यू। अगर इंडिया की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एक्सचेंज रेट घटता है, इंडिया की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एक्सचेंज रेट बढ़ता है। ठीक है, तो राइज इन द एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हो रहा? करेंसी का इंडियन करेंसी क्या होती है? डिक्लाइन होती है। तो यहाँ पे दूसरा एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इफ द एक्सचेंज रेट राइजेस द वैल्यू ऑफ रूपी फॉल्स। तो ये इसको चीज को याद रखना कि अगर इंडिया की क्या हो रही है, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रही है मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है, यही चीज को यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। ठीक है,
ओके। और दूसरा, ये जो एक्सचेंज रेट हम खरीद कहाँ से सकते हैं? ये खरीद सकते हैं हम खरीद सकते हैं ओपन मार्केट फोर्स से। एंड सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, इसको पहले से मैं यहाँ पर हटा दूँ। यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है? हाउ द एक्सचेंज रेट डिसाइड? ये एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है समटाइम्स द एक्सचेंज रेट ओइंग टू मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट रेट के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा ऑफ द कंट्री मे ऑल्टर एक्सचेंज रेट एंड द इम्पैक्ट ऑफ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मतलब हम अपने एक्सचेंज रेट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। आपको क्या बताया? आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब जब क्या होगा, अगर ये 80 to 85 होता है मतलब मेरी कंट्री वीक हुई है, रुपीज रुपीज डिक्लाइन हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन अगर क्या होता है 85 से 80 हो जाता है तो रुपीज करेंसी क्या हुई है? स्ट्रांग हुई है। क्या हुई है? स्ट्रांग हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। एक मिनट देना बेटा। तो बेटा जी, यहाँ पे हमने देखा कि एक्सचेंज रेट मतलब क्या होता है? एक्सचेंज मतलब एक करेंसी को खरीदने के लिए कितने रुपए देते हैं, या तो उसको हमारे पास डॉलर है तो डॉलर को बेचने पे कितने रुपए मिलेंगे, उसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं। एक्सचेंज रेट के अंदर यहाँ पे अगर हमारी करेंसी की बात की जाए, जब यहाँ पे रुपीज यहाँ पे होता है कि $1 का 80, जब ये बढ़ेगा 85 होगा मतलब हमारी करेंसी डिक्लाइन हुई। और उल्टा 85 से कितना हो गया? 85 से 80 हो गया मतलब हमारी करेंसी स्ट्रांग हुई। ये चेंज कैसे होता है? तो एक्सचेंज रेट चेंज किसे? ओपन मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब जब मार्केट के अंदर रुपीस की डिमांड बढ़ जाती है, रुपीस की डिमांड बढ़ जाती है तो रुपीस स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर दूसरे डॉलर की डिमांड बढ़ जाए या दूसरे करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है तो रुपी वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है? ये चेंज मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई के कारण भी होता है। कितनी बार गवर्नमेंट भी क्या करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप करना, क्या करना, गवर्नमेंट भी इंटरवेंशन करती है और वहां पे क्या करती है? एक्सचेंज रेट को चेंज करवाती है उसको कंट्रोल रखने के लिए, ताकि जो बहुत ज्यादा ही एक्सचेंज रेट बढ़ नहीं जाए या तो घट नहीं जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इंपैक्ट करता है। ओके, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि इफ द एक्सचेंज रेट राइजेस मतलब हमारी करेंसी क्या हुई है? फॉल्स हुई है। और वाइस वर्सा द रिवर्स हैपन व्हेन द एक्सचेंज रेट फॉल्स। अगर एक्सचेंज रेट फॉल्स होता है तो हम स्ट्रांग होंगे, अगर एक्सचेंज रेट घटेगा तो हम बढ़ेंगे, और वो बढ़ेगा तो हम घटेंगे। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रीजन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर माल बेचते हैं या तो खरीदते हैं, ठीक है, तो हम उसको गुड्स देंगे, वो हमको रुपीस देगा, तो इसी को बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। याद रखना, इंटरनेशनल ट्रेड दो कंट्रियों के बीच में होता है। विद इन अ ट्रेड होता है, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री होता है, उसे बोलते हैं नेशनल। इंटरनल ट्रेड कौन सा? इंटरनल या तो नेशनल ट्रेड। लेकिन अगर आउटसाइड कंट्री कर रहे हो आप परचेस सेल तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। उसके 3 कारण बताने, एनी 3। तो पहला कारण होता है कि हर एक जो कंट्री है उसके अंदर सेम प्रकार की एंडोमेंट फैक्टर नहीं होते। एंडोमेंट का मतलब क्या होता है? ऑल कंट्री मे नॉट हैव ऑल द फैक्टर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड्स। जैसे कहीं पे बारिश ज्यादा होती है, कहीं पे धूप ज्यादा होती है, कहीं पे बर्फ ज्यादा होती है, तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी क्या होती है? नेचुरल उनकी वो होती है, एनवायरमेंट होता है, तो उसके हिसाब से, नेचर के हिसाब से ही क्या होता है, वहां पे उस चीज की खेती होती है। तो अगर मेरे यहाँ पे अगर वो नेचर नहीं होगा तो क्या खेती होगी उस प्रकार की? नहीं, तो मेरे को दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। वही तो है ये। ऑल द कंट्रीज का क्या है? ऑल द कंट्रीज का वो फैक्टर ऑफ एंडोमेंट नहीं होता। हैंस ये कंट्री एक दूसरे अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर दो कंट्री ए कंट्री बी, अगर कंट्री ए का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, कंट्री बी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, ठीक है, सपोज ए बी, और यहाँ पे आइटम नंबर क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कंट्री ए कंट्री बी, यहाँ पे आइटम 1 और यहाँ पे आइटम 2। कंट्री ए का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो सपोज 10 है, यहाँ पे कंट्री बी का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? 18 रुपीज है। वहीं पे आइटम नंबर 2 की बात की जाए, किसकी? आइटम नंबर 2 की, तो कंट्री ए का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितना है? कंट्री ए का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो है 12 रुपए, और कंट्री बी का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? 8 रुपए। कितना? 8 रुपए। अब इसके अंदर अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कंट्री ए है ना, क्या सोचेगी? कंट्री ए सोचेगी कि भाई
ये आपको इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा। देखो कंट्री ये क्या सोचेगी, अगर मैं आइटम 1 क्या करता हूं, यहाँ पे 12 रुपए में बनती है, कितने रुपए में 12, और वही सामने वाला क्या बना रहा है, सामने वाला इसको यहाँ पे कम करो, यहाँ पे 8 करो, इसको करो यहाँ पे 12, ये क्या बोलेगा, यहाँ पे ये मैं सिर्फ 8 रुपए में बना पा रहा हूँ, और वो कितने में बना पा रहा है, वो बना पा रहा है 18 रुपए में। मैं क्या करूंगा, ये मेरी कॉस्टिंग यहाँ पे कम है, मैं इसको देखो देखो एक बार इसको मेरा क्रॉप करो, वापस से लिखो, सुनो कि ये मेरी 8 रुपए है ना, मैं यहाँ पे ज्यादा इसका प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा और इसको क्या करूंगा, यहाँ पे सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि इनको ये कॉस्टिंग बहुत ज्यादा में पड़ती है, तो मैं अपना सस्ता माल इनको बेचूंगा ना, तो इसको ये बहुत सस्ते में ये ज्यादा परचेज करेगा। वहीं पे क्या होगा, वो मैं क्या करूंगा, बी से गुड्स, मैंने पहले सही लिखा था, ये हुआ क्या, सही तो लिखा था, एक में 10, ये 18, और यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, चलो ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्री बी क्या करेगी, कंट्री बी अपना जो प्रोडक्शन है ये इसको ये सस्ता पड़ता है यहाँ पे बेच देगी, और ये ए इसको ये सस्ता पड़ता है ये बी को बेच देगा। समझा? आप समझा ना? सॉरी 2 मिनट थोड़ा सा लोचा हो गया, मगर आपको ये समझना है बेसिकली कि कंट्री ए के लिए जो सस्ता पड़ता है ना, जो सस्ता पड़ता है वो बी को बेचेगा, और कंट्री बी उसके लिए जो सस्ता गुड्स है, जो सस्ता प्रोडक्शन है वो ए को बेचेगा। तो हुआ क्या कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर डिफरेंट कंट्री का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग होता है, ऑफ कोर्स वाली बात है, कहीं पे लेबर ज्यादा महंगा होता है, कहीं पे मशीनरी महंगी होती है। तो व्हेन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज हायर, जब क्या है, कोई हमारे यहाँ पे जो गुड्स प्रोड्यूस करने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है ना, हम बोलते हैं हाँ मैं यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करूंगा, इसकी जगह मैं कहां से लेके आऊंगा, इंटरनेशनल मार्केट से लेके आऊंगा। इट बिकम चीपर एंड इजियर टू इंपोर्ट सच गुड्स, क्या करो, इंपोर्ट कर लो सच गुड्स फ्रॉम द कंट्री वेयर द प्रोड्यूस आर चीपली। तो जैसे चाइना के पास सपोज कोई माल है जो एकदम सस्ते रेट पे बनता है, मेरे यहाँ पे वो महंगा बनता है ना, तो मैं यहाँ पे क्यों उस महंगे कॉस्ट में डालूं, मैं सस्ता माल बाहर से खरीदूंगा, और दूसरा मेरे यहाँ पे जो सस्ता बनता है ना वो बाहर बेचूंगा, क्योंकि वो इजिली सोल्ड आउट हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कारण भी क्या होता है, मेरा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। नेक्स्ट होता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मतलब क्या, अगर मैं कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हूं ना, तो मैं उसका एक्सपोर्ट करूंगा, और अगर सामने वाली कंट्री का अगर कोई टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी है, मैं उसकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे ले आऊंगा, मैं क्यों अपना दिमाग ज्यादा खपाऊं। ठीक है, एवरी कंपनी डज नॉट possess the equal efficiency in the production all the countries of the goods for all the countries of the goods ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक प्लेस बिटवीन द कंट्री। मतलब क्योंकि हर एक कंट्री इफिशिएंटली हर एक चीज में एफिशिएंट नहीं होती, इसलिए तो क्या होता है, वो उनके बीच में ट्रेड होता है। नेक्स्ट, वैसे तो इधर तीन बोले थे, बेटा हाँ मैंने यहाँ पे 4 बताए। लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, अगर कोई पर्टिकुलर लेबर कोई चीज में पर्टिकुलर स्पेशलाइज है, तो हम क्या करेंगे, वो उस लेबर का यूज करके एक्सपोर्ट करेंगे, या तो वहां के लेबर का यूज हम यहाँ पे करेंगे। लेबर इन सम कंट्री इज मोर एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ सम टाइप ऑफ गुड्स और सर्विस, सच कंट्री स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स। तो लेबर भी स्पेशलाइज होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम उस लेबर का फायदा उठाते हैं। ठीक है जी, ओके। इन नटशेल, इफ अ कंट्री इज नॉट स्पेशलाइज, सिंपल है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर कोई कंट्री उस चीज में एक्सपोर्ट नहीं है, वो क्या करेगी, वो सिंपली वहां से इंपोर्ट कर लेगी नो हाउ एंड उसके गुड्स और सर्विसेज एंड फ्रॉम द अदर कंट्री फॉर हेल्पिंग सच प्रोडक्शन। तो वो प्रोडक्शन को बनाने के लिए वो क्या करेगी, वो अपना खुद प्रोड्यूस करने की जगह वो चीजों को वहां से हायर करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, सेज। सेज का मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ये हमारा एक बाउंड्री है, यहाँ पे गेट है, गेट के अंदर पूरा एरिया, यहाँ पे सपोज कि 10 किलोमीटर तक का ये एरिया, इस एरिया को हम बोलते हैं सेज। सेज के क्या फायदा होते हैं वो देखते हैं। पहला तो सेज आया था 1 अप्रैल 2000 को। इसका पर्पस क्या था, हम चाहते हैं कि हमारे कंट्री में बाहर के लोग आए, हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ताकि फॉरेन का पैसा यहाँ पे हमारे करेंसी बढ़े। दूसरा, हम चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करें, और एक्सपोर्ट के लिए हमारी क्वालिटी बढ़नी चाहिए। तो क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे, हम कंपनी जो है, कंपनी को पहले ही बता देंगे, भाई देखो ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया देखो, ये पूरा हमारा इंडिया है,
ठीक है, ये इंडिया के अंदर मैंने ये डिसाइड कर दिया कि भाई ये जो एरिया है इतना एरिया सेल्स का रहेगा, क्या रहेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन रहेगा। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जितना ना भी प्रोडक्शन होगा ना, जितना भी प्रोडक्शन, वो इंडिया में सेल आउट नहीं होगा, इंडिया में सेल नहीं होगा, मगर ये सेल कहाँ होगा, ये होगा एक्सपोर्ट। ये क्या होगा, एक्सपोर्ट। तो इसीलिए लोग जिनको पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट करने के लिए अगर बिजनेस चालू करना हो तो वो क्या कहाँ जाके करते हैं, सेल्स में जाके अपना प्रोडक्शन करते हैं। क्यों, उसका फायदा ये होता है कि यहाँ पे जो बेनिफिट है ना, गवर्नमेंट टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा कम कर देती है। यहाँ पे जो लैंड वगैरह है, लैंड है, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हैं, वो आपसे बहुत कम लेती है। तो यही फायदा होता है कि सेल्स में प्रोडक्शन करने से इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, वो क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी, वो बहुत मिनिमम हो जाएगी, जिससे हमारी कॉस्ट एकदम कम हो जाती है और हम बाहर सस्ते रेट पे गुड्स को बेच सकते हैं। और उससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और कंट्री लेवल पे क्या फायदा होगा, कंट्री लेवल पे कंट्री को फॉरेन की करेंसीज मिलती है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताया था, हम बेसिकली हम किसके लिए करते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे तो ये, ताकि फॉरेन हमारे कंट्री में देखे अच्छा यहाँ पे सेस है तो वो भी हमारा वहां का पैसा यहाँ पे लगाए कंट्री में। दूसरा किसके लिए करते हैं, एक्सपोर्ट पर्पज के लिए करते हैं। तीसरा क्या करते हैं, टू मेक द इंडियन प्रोड्यूसर इक्विवेलेंट टू द वर्ल्ड, मतलब कि हम अपने गुड्स की क्वालिटी इतनी बढ़ा देते हैं ये सारे बेनिफिट देके कि वहां हमारे जो गुड्स है फॉरेन वाले की गुड्स से कंपेयर, मतलब टिकते हैं उनके सामने, और टिकेंगे तभी तो वो क्या होगा, वो हमारे गुड्स को खरीदेंगे। बेनिफिट ऑफ सेस क्या होगा, हमने इनको यहाँ पे इंसेंटिव्स देते हैं, यहाँ पे टैक्स फ्री जोन जहाँ पे आपको टैक्स वगैरह नहीं पे करना है, यहाँ पे हम उनके लिए जो लॉ है बहुत अलग रखते हैं, बहुत ही सिंपल रखते हैं। यहाँ पे अभी अगर गुजरात की, अगर इंडिया लेवल की बात की जाए तो टोटल 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और 18 जो है ना इन प्रोग्रेस है, दैट इज प्रपोज। ठीक है, एनी प्राइवेट को ये सेल्स कौन चालू कर सकता है, सेल्स प्राइवेट पर्सन, गवर्नमेंट, जॉइंट सेक्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज मे शॉर्ट सेल्स, मतलब वो भी अपने सेल्स बना सकते हैं। Even a foreign institution can also start the sales and these types of sales may be controlled by the government. Okay बेटा जी, ओके तो बेटा जी यहाँ पे हमारा सेल्स के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 56 भी होता है खत्म खत्म खत्म। तो बेटा यहाँ पे हमने देखा हमारे 10 के 10 क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से देखे। मैं बता दूं नोट्स में आपको नोट क्या दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना, बहुत ही सिंपल है, हाईलाइट किया हुआ है, कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के नोट्स आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। वीडियो कैसा लगा है मेरे को डिस्क्रिप्शन में जरूर से बताना। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। और चीज एक चीज याद रखना, हम डेली 7 से 8 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, डेली 7 to 8 वीडियोस, कोई वीडियो आपका मिस ना हो जाए, आपको कोई एग्जाम मतलब कोई प्रॉब्लम में आप फंसो नहीं, अटको नहीं, इसके लिए क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू बेटा।